नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज के हम इस वीडियो में जो नवंबर 2020 में सीएसआईआर में लाइफ साइंस में जो सवाल पूछे गए थे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और यह वीडियो जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित है। और मैं थैंक यू बोलता हूँ सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब के मेंबर को जो स्पेशली सवाल के बारे में बता रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो बना के अपडेट कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, आपको इससे फायदा होगा। फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सवाल का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे और बनाते हैं उसको। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ और भी वीडियो बनाए हैं जो पार्ट 1, 2, 3, 4 के नाम से हैं। आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। आइए, एक जो सवाल था मैड बॉक्स जीन फैमिली, तो आपको बताना था कि एक सवाल था विच वन ऑफ इज नॉट मैड बॉक्स जीन फैमिली मेंबर्स। तो ये आपसे पूछा गया था कि कुछ जीन फैमिली मेंबर्स के नाम दिए हुए थे और आपको बताना था कि कौन जो है मैड फैमिली जीन मेंबर का ग्रुप का नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा सर इस पर बताइए कि क्या होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैड बॉक्स जीन फैमिली के बारे में। यह क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और बेसिकली ये जो जीन इन्वॉल्व होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। और अगर हम देखें तो मैंने इसका जो आंसर होगा AP2, इसका आंसर ये करेक्ट होना चाहिए। और मैं इसके लिए आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर आप इस बुक को देखें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ट्रांजिशन एंड फ्लावर डेवलपमेंट, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि AP1 जो है मैड बॉक्स कंटेन करता है, जबकि नन मैड बॉक्स जो है AP2 है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर AP2 है। तो इस तरीके से अगर आपने AP2 लिखा है और आपने अटेम्प्ट किया इसको तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। तो AP2 आपका क्या होगा, ये सही आंसर इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरे सवाल को देखते हैं। एक सवाल था एस्पर्मिडीन के बारे में पूछा गया था कि यह जो कंपाउंड है एस्पर्मिडीन कंपाउंड किस नेचर का होता है, क्या इस तरह का बना होता है जैसा। तो ये जो होता है पॉलीएमाइन नेचर का कंपाउंड होता है। और इसका जो आइसोलेशन जो किया गया था पहले समय में सीमन से आइसोलेशन किया गया था, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम कर दिया एस्पर्मेडिन। हालांकि ये जो कंपाउंड एस्पर्मेडिन डिफरेंट तरह के फूड में पाए जाते हैं। और यह क्या हेल्थ के लिए काफी ये कंपाउंड यूजफुल है। और ये करता क्या है, फ्यूचर के लिए याद रखना, ये प्रिवेंट करता है कैंसर। और कैसे प्रिवेंट करता है कैंसर, बाय इनहांसिंग मैप वन एक्सीवेटेड ऑटोफेजी पाथवे के थ्रू। जो सेल को क्या करता है, सेल को सेल्फ ईटिंग बिहेवियर को प्रमोट करता है। तो ऑटोफेजी क्या है, एक इंपॉर्टेंट गुण है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आपको कैंसर से प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो एस्पर्मेडिन करता क्या है, आपको ये ऑटोफोजी को क्या करता है, इन्हांस करता है, साथ ही साथ इनिबिट करता है साइटोकिनिन इन्फ्लेमेटरी प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, और अल्टीमेटली क्या करता है, इंप्रूव करता है सेल और ऑर्गन को फंक्शन को। तो आप हेल्थ के हिसाब से भी ऐसे फूड को ले सकते हैं जो एस्पर्मेडिन रिच है। और ये क्या करेगा, कैंसर और कार्सिनोसिस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और साथ साथ जो एज रिलेटेड डिजीज है उसको भी क्या करता है, रिडक्शन में काम करता है। तो हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट है। और बहुत सारे फूड हैबिट के अंतर्गत जो अच्छे अच्छे फूड आते हैं उसमें जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं जनरली उसमें काफी मात्रा में एस्पर्मेडिन पाए जाते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक जो सवाल था बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, यह कोई नया सवाल नहीं है, कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं और सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैक्टीरिया ग्रोथ के बारे में है तो आप इस सवाल को बना सकते थे। सवाल क्या पूछा गया था कि एक म्यूटेंट बैक्टीरिया है जो लैक का म्यूटेंट है, कैन ग्रो, उसको ग्रो कराया जा रहा है ऑन कल्चर मीडिया बोथ ग्लूकोज और लैक्टोज, दोनों में क्या किया जा रहा है, ग्रोथ किया जा रहा है। लेकिन बैक्टीरिया क्या है, लैक का म्यूटेंट है। तो किसी भी परिस्थिति में बैक्टीरिया को अगर ग्रो करना है तो सिर्फ क्या चीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और ग्लूकोज को जब हम यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, समय के साथ लैग फेज होगा, लॉग फेज होगा और स्टेशनरी फेज होगा, और इस तरीके से अल्टीमेटली डेथ होगा।
सपोज अगर लैक का म्यूटेंट नहीं होता और दो कंपाउंड में हम ग्रो कराते हैं ग्लूकोज और लैक्टोज में, तो इसका जो ग्राफ आता इस तरीके से आता। पहले ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करता, फिर एक ट्रांजिशन फेज आपको देखने को मिलता और फिर क्या ये लैक्टोज को यूटिलाइज करता। और इस तरह के सवाल पास्ट में सीएसआईआर में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या सवाल का आंसर होगा। और ऑप्शन में इस तरीके से था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चेंज नहीं होगा, और एक इस तरीके से था कि इस तरीके से था ग्राफ। तो जो कि ये भी ग्राफ गलत है, ये भी ग्राफ गलत है। आपका जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा, ग्रोथ होगा इस फेज में और फिर क्या स्टेशनरी और अल्टीमेटली क्या होगा डेथ होगा, जो कि सही होगा। अगर यही दोनों रहता, अगर म्यूटेंट नहीं रहता लैग का, तो आपको दो फेज में आपको पहले ग्लूकोज अपटेक के साथ ग्रोथ होता, फिर ग्लूकोज खत्म हो जाता, तो फिर क्या होता लैक्टोज का अपटेक होता, और इस बीच में आपको एक ट्रांजिशन फेज दिखता जहां पर पता चलता कि अब लैक्टोज का यूटिलाइजेशन होना चालू हो गया। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा। अगर नहीं लाइक करते हैं तो डिसलाइक करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। यह सवाल ट्रिप्सिन कट साइट आपसे पूछा गया था कि ट्रिप्सिन से अगर डाइजेस्ट करेंगे, सवाल क्या था, ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे तो कितने फ्रेगमेंट ऑफ पेप्टाइड मिलेंगे। इस तरह के सवाल खास करके सीएसआईआर में कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। कोई नया सवाल नहीं है। अगर आप तैयारी करते हैं या कहीं से एसोसिएटेड हैं तो आपकी इसकी पूरी जानकारी होगी कि ट्रिप्सिन डाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट गुण है। तो जो जितने भी जो एंजाइम है, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रैप्सिन है, सीएनबीआर साइनोजिन ब्रोमाइड है, वो करते क्या है कि अगर आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो स्पेसिफिक रेसिड्यू पर क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन की बात करें तो लाइसिन और आर्गानिन एमिनो एसिड को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो काइमोट्रैप्सिन है वो फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और क्या है ट्रिप्टोफैन और को वो टारगेट करते हैं। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक है, ये गलत है। तो ये तीन चीज को टारगेट करते हैं, तो ये बात को ध्यान रखना है कि उसको कैसे हम लोग सिंगल इम्यूनो एसिड में मतलब क्या लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग का भी ध्यान है कि लाइसिन को हम लोग के से और आर्गिन से आर के। तो सवाल में करना क्या था आपको, अगर आप जानते हैं कि लाइसिन और आर्गानिन पोजीशन पर ट्रिप्सिन एक्ट करता है, तो आप उस एमिनो एसिड के सीक्वेंस, प्रोटीन में एमिनो एसिड सीक्वेंस को आप देख लेते हैं और जहां पर करता तो काट देते हैं और बता सकते थे कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट होंगे। अगर आपको ध्यान है तो बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको प्रोटीन का सीक्वेंस याद है, ये प्रोटीन का सीक्वेंस था। तो देखना आपको था लाइसिन और ऑर्गेनिक। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो एक एमिनो एसिड जो चैन है प्रोटीन का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के और पी। तो ये जो के देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। साथ साथ यहाँ पर आर देख रहे हैं जो आर्गानिन है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के है, तो इसलिए यहाँ पर भी ट्रिप्सिन क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो आप देखें 1 2 और क्या 3 4, आपको इसको 4 फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर क्या है सीएनबीआर से ट्रीटमेंट करेंगे तो मिथानिन के जगह पर ही एक्ट करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन का सवाल देखिएगा तो आप देख सकते हैं करीब 12 से 14 सीएसआईआर 12 में, 13 में, 14 में इस तरह के सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे कि ट्रिप्सिन डाइजेशन या काइमोट्रिप्सिन डाइजेशन का क्या मतलब, स्पेसिफिक इम्यूनो रेसिड्यू अगर आप नाम याद रखते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं, ये भी सवाल काफी कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर से, और मॉलिक्यूलर मार्कर से हर साल सवाल पूछे जाते हैं, कोई नया सवाल नहीं है। और इसमें क्या था कि आपको बताना था कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लोजली रिलेटेड क्या करेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए इस वीडियो को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ क्योंकि इस सवाल में काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमारे समझ से इसका जो आंसर होना चाहिए एसएसआर होना चाहिए। पिछले बार भी करीब मतलब 16 में 2016 दिसंबर में पूछा गया था, और हम अपने बच्चे को बताते हैं क्लास में, निश्चित बार बार कराते हैं कि देखिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा साल नहीं जो मॉलिक्यूलर मार्कर से सवाल नहीं आते हैं। तो एक बात तो और फिक्स है कि जो सवाल का जो कंसिस्टेंट पैटर्न है, अगर हम लोग को कह रहा है कि चेंज हो रहा है, हमें तो नहीं लगता है कि कोई पैटर्न चेंज हो रहा है। पास्ट में भी यही सवाल पूछे जाते थे और अभी भी सवाल यही पूछे जाते हैं। और एक और बात है, बायोलॉजी में सवाल का जो पैटर्न है चेंज करना इतना आसान नहीं है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे नेट हो या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो उसके ट्रैक जो होते हैं काफी फिक्स होते हैं। उस ट्रैक को आप समझते हैं तो आपके लिए काफी मदद होगा। आइए हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मार्कर से अगर आप इसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं,
यहाँ पर काफी मैंने सिंपल तरीके से डिस्क्राइब किया जो आपकी भाषा में है और काफी आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि सर ऑटोनोमस स्पेसिएशन के सवाल नहीं आया था, इड्रिस एक्सपेरिमेंट के सवाल आया हुआ था। आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि एक्सपेरिमेंट था क्या। तो इसका काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने क्या किया था कि एक एम्ब्रियो था जो 2 सेल स्टेज में था। तो उन्होंने क्या किया, इस सेल को क्या किया, सेपरेटेड बाय सेकिंग, मतलब इसको सेल को अलग अलग सेपरेट कर लिया। एक सेल को इधर सेपरेट कर लिया और सेपरेट करने के बाद सेल 1 और सेल 2, और देखा क्या कि सेल 1 जो C1 है कंप्लीट एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो गया, जबकि CE2 जो है कंप्लीट डेवलपमेंट एम्ब्रियो के फॉर्म में नहीं हुआ। और ठीक उसी तरीके से अगर उसने क्या कि एम्ब्रियो के अगर 4 स्टेज सेल को ले लिया, ब्रेक किया, तो क्या हुआ, देखा क्या कि C1 C2 C3 C4 बने। और सही अर्थों में देखें तो कहने का क्या मतलब क्या कि ये जो डिफरेंट जो देख रहे हैं, जो सेल का निर्माण हो रहे थे, वो काफी एक दूसरे से देख रहे हैं कि डिफरेंट है। तो ये बता रहा है कि वास्तव में सरल भाषा में हम बोल रहे हैं इसको कि ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करता है। अगर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन रहता तो जो सारे जो डेवलपमेंट के फेट थे सब एक ही जैसे होते, लेकिन यहाँ क्या सब के लिए अलग अलग कंडीशन हो गया, इसलिए क्या सब अपना अलग अलग फेट से डेवलप हुए। तो अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम लोग आगे देखते हैं। एक सवाल आया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्टोथर्म स्पीसीज। सवाल के बारे में बस इतना ही बताया गया था कि सर इक्टोथर्म स्पीसीज से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया, तो हम स्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि दो तरह का जो कर्व हो सकता है, एक तो इंडोथर्म है। तो इंडोटर्म के साथ क्या है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ते भी जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रखता है। जैसे हम लोग ह्यूमन, वातावरण में कितना भी ठंड पड़े, हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन कुछ ऐसे भी जो एनिमल है, जो कि कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है अपना बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाते जाए, जैसे फ्रॉग काफी अच्छा एग्जाम्पल है। और इस परिस्थिति में क्या होते हैं कि वो एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है, उसको ठंड भी नहीं लगेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो अपने को भी टेम्परेचर बढ़ा लिया, तो इससे क्या ठंड भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली क्या था इसमें, जो टेक होम मैसेज मेरे समझ से था कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंडोथर्मिक वाले स्पीसीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और इक्टोथर्म का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। आइए कुछ और हम लोग सवाल को देखते हैं। एक सवाल था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन से काफी फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और क्या पूछा जाता है, कंसिस्टेंट म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसी से सवाल पूछे जाते हैं। और इस बार आया था एक्रेडीन ऑरेंज नहीं आया था, प्रोवलिन था, जो दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है क्या काउज करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये क्या करता है कि डीएनए में इंटरकलेट कर जाता है, और अगर इसका क्या है मैसेंजर आरएनए बनेगा तो क्या करेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काउज करता है। और यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काफी महत्वपूर्ण है, और म्यूटेशन से और दूसरे भी सवाल पूछे जाते हैं। और उसका आधार बेसिकली रहता है कि कैसे म्यूटेशन को आप रिवर्स बैक कर सके। और आप उसको देख सकते हैं, जेनेटिक्स में बहुत इस तरह के सवाल है और कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। तो यह भी टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में जानना चाहिए। एक्रेडीन ऑरेंज पहला बार टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया सीएसआईआर में, कंसिस्टेंट इसे सवाल पूछे जाते हैं। एक्रेडीन ऑरेंज, ईएमएस, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, ये सब जो काफी महत्वपूर्ण जो है कार्सिनोजेनिक एजेंट हैं, जो क्या करते हैं, म्यूटेशन भी काउज करते हैं। तो ये बात आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आइए हम लोग पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें जेके बायोलॉजी क्लास को, ताकि आपकी सूचना तुरंत नए वीडियो को आपको मिल जाए और इसे अब क्या है लाभप्रद हो सके। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं CSR नेट लाइफ साइंस क्लब, बोर्डिंग रोड पटना में, तो आप इसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6202692436। एंड थैंक्स फॉर वंस मोर फॉर वॉचिंग द वीडियो।